Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। दी ललन टॉप शो की पिछली कुछ किस्तों में हम कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और फिर घाटी से उनके पलायन की बात कर रहे थे। आज हम कश्मीर से बांग्लादेश जाने वाले हैं। होली से ऐन पहले यहां राजधानी ढाका के राधाकांत मंदिर पर हमला हुआ। ये इस्कॉन का मंदिर था। ये पहली बार नहीं जब बांग्लादेश में किसी मंदिर पर हमला हुआ हो। बीते साल बांग्लादेश के नोआखली में ही एक मंदिर पर हमला हुआ था। उससे पहले नवरात्र में भी वहां विवाद हुआ था। इसीलिए आज हम दी ललन टॉप शो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन हमलों के पीछे कोई पैटर्न है, अगर हाँ तो इनका प्रायोजक कौन है, और ये भी कि न्याय कब होगा। लेकिन पहले गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। सबसे पहले सुर्खी आज बनाई आम आदमी पार्टी ने। पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद बनाने के लिए 5 नाम आगे किए हैं। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से विधायक राघव चड्ढा, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा। दरअसल पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, इसीलिए इन सीटों पर चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी 21 मार्च 2022, यानी कि आज ही। चूंकि पंजाब विधानसभा की 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, इसीलिए यह तय है कि 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार जितवा लेगी। इसीलिए बीते एक हफ्ते से आम आदमी पार्टी में तमाम आकांक्षी पार्टी नेतृत्व को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नाम कयासों में आगे भी चल रहे थे। आज पूरी लिस्ट आई है। राघव चड्ढा और हरभजन सिंह को आप लोग जानते ही हैं। हम आपका तारुफ कराते हैं बाकी 3 नामों से। पहला नाम संदीप पाठक का है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पाठक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD भी की है। पाठक लंबे समय से आम आदमी पार्टी की चुनाव रणनीति बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत उनके CV का हिस्सा है। हालिया पंजाब विधानसभा चुनाव में भी वो मुख्य रणनीतिकार थे। अगला नाम अशोक मित्तल का है। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और कुलपति हैं। मित्तल का परिवार मूलतः राजस्थान का है, लेकिन उनके पिता 1950 के दशक में पंजाब आ गए और फिर जालंधर में मिठाई की एक दुकान खोली। अशोक के 2 बड़े भाइयों ने इसी दुकान में हाथ बटाने के लिए पढ़ाई छोड़ी थी। बस अशोक ही कॉलेज से कानून की पढ़ाई कर पाए। 1986 में मित्तल परिवार ने जालंधर में लवली स्वीट्स नाम से मिठाई की एक बड़ी दुकान खोली। पढ़ाई के बाद अशोक कारोबार से जुड़े, फिर ऑटो डीलरशिप खोली लवली ऑटो नाम से। आज पंजाब की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप्स में से एक है संस्थान। 2001 में अशोक मित्तल ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और फगवाड़ा में एक कॉलेज खोला, पंजाब के ही। इसी में और संस्थान जुड़ते गए और 2005 में जाकर नाम हो गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब अशोक मित्तल कारोबारी होने के साथ साथ राज्यसभा सांसद भी हो सकते हैं। अगला नाम है संजीव अरोड़ा सनी का। गारमेंट और प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लुधियाना के संजीव अरोड़ा रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के MD हैं, जिसके तहत 18 कंपनीज आती हैं। अरोड़ा कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं, जिसे उनके माता पिता के कैंसर के कारण अपनी जान गंवाने के बाद स्थापित किया गया था। इन 5 नामों की लिस्ट पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने एक ट्वीट करके कह दिया है कि अगर संभावितों की ये सूची वाकई असली है तो ये पंजाब के लिए दुखी करने वाली खबर है। हम किसी भी गैर पंजाबी के पंजाब से राज्यसभा जाने का विरोध करेंगे। दूसरी सुर्खी पर आते हैं। दूसरी सुर्खी का संबंध है मुख्यमंत्रियों को लेकर चल रहे सस्पेंस से, जो अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ। दर्शक जानते ही हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। भगवंत मान बतौर पंजाब CM शपथ ले चुके हैं और योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ ले लेंगे। ये नहीं मालूम था लेकिन अभी शाम तक कि गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर का CM कौन होगा। नया हफ्ता शुरू होते होते ये बात साफ हो गई कि मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह होंगे। आज उन्होंने इम्फाल में शपथ भी ले ली। सुबह सुबह की बात है। लेकिन गोवा और उत्तराखंड को लेकर शाम तक सस्पेंस रहा। पहले गोवा की बात करते हैं। गोवा विधानसभा में भाजपा 40 में से 20 सीटें जीती है। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और कम से कम 3 निर्दलीय विधायक भाजपा को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। बस ये तय नहीं हुआ था कि प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे या नहीं। भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज 2 पर्यवेक्षकों को गोवा भेजा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मछली पालन मंत्री L मुरुगन। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने 5-5 विधायकों को लेकर 1-on-1 मीटिंग भी की और अंततः प्रमोद सावंत को ही CM बनाया गया। मजे की बात यह है कि उनके नाम का प्रस्ताव किया विश्वजीत राणे ने। दरअसल सीन ये है कि बीते दिनों ये चर्चा जोरों पर थी कि राणे को CM बनाया जा सकता है और राणे परिवार इस बाबत कथित तौर पर गतिविधियां भी कर रहा था। अब चलते हैं उत्तराखंड। यहां पार्टी ने रिकॉर्ड कायम करते हुए न सिर्फ लगातार दूसरा कार्यकाल जीता, बल्कि 70 में से 47 सीटें भी हासिल की।
लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से हार गए। इसके बाद यहां दावेदारों की एक लंबी लिस्ट चलने लगी, जिसमें धामी का नाम भी था। आज यहां केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंचे। खबर है कि इससे पहले पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सतपाल महाराज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिले थे उनके घर पे, और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पे थे। आज शाम 5:30 बजे इस बात का आधिकारिक ऐलान हुआ कि पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि उत्तराखंड जब भी केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जाते थे प्रचार के लिए, तो वो नाम लेकर धामी का जिक्र करते थे, उनकी पीठ थपथपाते थे। लगातार धामी को जिक्र मिलता रहा पूरे प्रचार में, और अब पार्टी ने चुनाव के बाद उन पर फिर से दांव लगाया है, चाहे वो अपनी सीट हार गए। इन तीनों रिजल्ट्स का, जो 3 मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी कोर टीम में, जो अलग अलग लेवल्स पे है, सेंटर में भी, राज्यों में भी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं चाहती है, कंटिन्यूटी चाहती है, एक तरह का सातत्य चाहती है, ताकि उस पूरे मोमेंटम के साथ पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे। तीसरी और आखिरी सुर्खी का संबंध है कृषि कानूनों से। आपको याद होगा कि मोदी सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, जिनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अध्ययन और आंदोलनकारी किसानों से बात करने के लिए एक पैनल बनाया था। इस पैनल के 3 सदस्य थे, अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनवत। इन्होंने 19 मार्च 2021 को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। इसके बाद से धनवत लगातार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अंततः रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई और नवंबर 2021 में मोदी सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। अब धनवत ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने अदालत को दी अपनी रिपोर्ट में इन कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव का सख्त विरोध किया था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती तो आंदोलनकारी किसानों को कानूनों से होने वाले फायदे की सम्यक जानकारी मिलती। किसानों के कुछ गुटों के आंदोलन की वजह से वापस लिए गए कृषि कानूनों के फायदे से देश का जो बहुसंख्यक किसान है वो वंचित रह गया। इसकी मुख्य वजह यह रही कि उन किसानों ने अपनी आवाज उठाने के बजाय चुप रहना स्वीकार किया। इस चुप्पी का खामियाजा इन सबको भुगतना पड़ा। अनिल घनवत ने दावा किया कि समिति ने किसानों के 73 संगठनों से चर्चा की। इनमें से 61 संगठन देश भर के 3 करोड़ 30 लाख किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। इन संगठनों ने कृषि बिलों को अपने लिए बेहद फायदेमंद बताते हुए इनका पुरजोर समर्थन भी किया था। ये सारी बातें घनवत ने प्रेस को बताई थी आज। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। कराची से जब होली का वीडियो आता है तो देख के हिंदुस्तान के लोगों का दिल गदगद होता है। बताया जाता है कि पाकिस्तान में हिंदू अपना त्यौहार मना रहे हैं। कई बार तस्वीरें ढाका से भी आती हैं, रंग खेलते हुए वहां के अल्पसंख्यक हमें दिखते हैं। इस बार भी तस्वीरें आईं, लेकिन होली के जश्न उसमें नहीं थे। होली से ऐन पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिसमें ढाका के एक मंदिर में तोड़ फोड़ की जानकारी हम तक पहुंची थी, जिन तस्वीरों के माध्यम से। खबर शायद आपने देखी या सुनी भी हो। 17 मार्च को यह हुआ। राजधानी ढाका के वारी स्थित इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर 200 कट्टरपंथियों ने हमला करने की कोशिश की, तोड़फोड़ भी की, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। इस्कॉन की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस घटना में 3 श्रद्धालु घायल हुए। फेसबुक पर हंगामे के वीडियो और तस्वीरें भी आईं। लेकिन आज क्या, आज ये खबर हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो उसका कारण है कि आज आया है बांग्लादेश सरकार का बयान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले पर बांग्लादेश की सरकार ने सख्ती दिखाने का दावा किया है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने सोमवार को वादा किया कि इस हमले के दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि इस तरह की सोच रखने वालों के लिए भविष्य में भी उदाहरण तय किया जाएगा, बनाया जाएगा, उनको ऐसी सजा मिलेगी, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। सरकार की तरफ से कहा गया कि बेशक आरोपी किसी भी धर्म के हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देकर देश को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अपनी तरफ से संदेश देने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर 2 दिन पहले ही मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब सबसे पहले पूरा विवाद समझना जरूरी है। मंदिर में हुई तोड़फोड़ की मुख्य आरोपी हैं मोहम्मद शफीउल्लाह, इस नाम के एक शख्स बताए जाते हैं। शफीउल्लाह दावा कर रहे हैं कि ढाका में राधाकांत इस्कॉन मंदिर से सटी जमीन उनकी है। वो मंदिर की जमीन पर कब्जा चाहते हैं, जो सटी हुई जमीन है। बार बार कब्जे की कोशिश भी कर चुके हैं। इस्कॉन मंदिर के सदस्यों ने 2016, 17 और 21 में सीआरपीसी की धारा
145 के तहत मोहम्मद शफीउल्लाह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। माने कुल 3 बार मुकदमा दर्ज करवाया गया इस शख्स के खिलाफ। मामले को खारिज करते हुए अदालत ने शफीउल्लाह को जमीन पर कब्जा देने की अनुमति दी थी। वो कहते हैं कि उस जमीन को लेकर उनके पास कानूनी दस्तावेज और जमीन के मूल दस्तावेज भी हैं। 17 मार्च को शफीउल्लाह जमीन पर कब्जा लेने पहुंच गए। मंदिर के लोगों ने विरोध किया तो शफीउल्लाह के पीछे भीड़ जुटने लगी। उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें सबके सामने हैं, हमने भी आपको दिखाई। मंदिर से जुड़े 3 लोगों को चोट लगी है इस सब में। इसके बाद इस्कॉन मंदिर की तरफ से बयान भी आया, सुनिए। अभी वहाँ पर पुलिस आई हुई है और पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो अभी स्थिति नॉर्मल हो गई है। कल रात को जब जैसे पता है कि गौर पूर्णिमा इस्कॉन में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, तो हमारे भक्त कल रात को प्रिपरेशन जब कर रहे थे, अचानक ये 200 की भीड़ आती है और वो लोग स्लोगन करते हैं और मार पिटाई करते हैं। 3 भक्तों को चोटें आई हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जब हमारे भक्तों ने फ़ोन किया तो पुलिस आ गई मौके पर और उन्होंने इन लोगों को हटाया वहाँ से, मंदिर प्रीमाइसेस से। तब से पुलिस है वहाँ पर और हम लोग आशा करते हैं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट जो लोग ये घटना किए और बार बार करते हैं, हर एक किसी त्यौहार आता है उससे पहले ये करते हैं, इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है जब इन लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा। इतने लोग, हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है सबकी, यहाँ पर उल्टा पॉपुलेशन कम हो जा रही है आपका, तो बहुत ही चिंता का विषय है। पूरे विश्व को इसके ऊपर में संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया का जो 15 मार्च को डिक्लेयर किया कि दैट विल बी अ डे फॉर डिस्कसिंग इस्लामोफोबिया। लेकिन हमें पता है कि लास्ट कई दशकों से हिंदू माइनॉरिटीज इन कंट्रीज में मारे जा रहे हैं, उनके साथ काफी अत्याचार हो रहा है, तो उनकी आवाज क्यों नहीं सुन रहा यूएन? यूएन में इस्लामोफोबिया पर बात हो रही है, मगर हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नहीं दिखता। इस्कॉन के उपाध्यक्ष की तरफ से आए इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई तरह की बहस को जन्म दिया है। आजादी से लेकर अब तक के उदाहरण दिए जाने लगे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में पूछा जाने लगा है। सरकार ने भले इस सब कार्रवाई की बात कही है बांग्लादेश की, लेकिन बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने तक हमें किसी गिरफ्तारी की खबर नहीं मिली थी। अब बात इसके आगे की करते हैं। बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों और खासतौर पर हिंदुओं पर हमले तेजी से बढ़े हैं, ये सत्य है। पिछले साल की तस्वीरें बहुत लोग भूले नहीं होंगे। पिछले साल 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान कुरान के अपमान की एक झूठी अफवाह के बाद देश भर में हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़क उठा था। हजारों कट्टरपंथियों ने देश भर के कई मंदिरों पर हमला किया था। तब कई जगहों पर हिंदुओं को निशाने पर लिया गया था। कट्टरपंथियों की जमात ने कई जगहों पर हिंसा की, गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानों और मकानों को क्षति पहुंचाई। उस हिंसा में 6 लोग मारे गए थे। उस वक्त भी 15 अक्टूबर 2021 को इस्कॉन के नोआखाली मंदिर पर हमला हुआ था, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई थी। पुलिस को हिंसा पर काबू करने के लिए तब बल प्रयोग करना पड़ा था। इस हिंसा के बाद कुल 71 मामले दर्ज हुए और 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक आज की तरह ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना तब भी यही बयान दे रही थी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जिस भी जाति या धर्म का हो। मगर इस बयान के बाद भी सजा कितनों को मिली, ये सवाल अब भी बरकरार है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग जब 2009 में दोबारा सत्ता में आई थी, तो हिंदुओं को उनसे काफी उम्मीदें थी, सारे अल्पसंख्यकों को। लेकिन शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़ते गए हैं। बांग्लादेश मानवाधिकार संगठन NO सलीश केंद्र ASK की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2021 तक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए 3679 हमले हुए। 8 वर्षों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हमलों में 550 से अधिक घरों, 440 दुकानों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया और उनमें तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी के 1670 से भी अधिक मामले दर्ज हुए हैं। अपनी लाइब्रेरी में जब हम बांग्लादेश हिंदू अटैक कीवर्ड को सर्च करते हैं तो कई सारी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। कई मूर्ति तोड़ने की घटना तो कहीं पूजा सामग्री को क्षति पहुंचाना। कई बार हिंदुओं ने वहां बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए, लेकिन गाहे वगाहे ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। तो सवाल है कि ऐसा होता क्यों है। थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। हमने 19 अक्टूबर 2021 को हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन दुनियादारी में आपको तफसील से बताया था कि बांग्लादेश में किस तरह अल्पसंख्यक निशाने पर रहे। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम की शुरुआत से पहले, ये 71 के पहले की बात है, पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था। तब पहला निशाना हिंदू ही थे। इस ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करने वाले 80% लोग हिंदू थे।
25 मार्च 1971 की रात ढाका यूनिवर्सिटी के जगन्नाथ हॉल में 42 लोगों का कत्ल किया गया। इनमें से 34 स्टूडेंट्स और 4 प्रोफेसर थे। बाकी के 4 वहां काम करने वाले कर्मचारी थे, स्टाफ था। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनकी हिंदू पहचान के नाम पर मारा गया था। मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान की हार हुई और शेख मुजीब की अवामी लीग ने सरकार बना ली। इस सरकार ने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, लेकिन शेख मुजीब के उदार ख्याल कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आए। अगस्त 1975 में तख्ता पलट हो गया और शेख मुजीब के परिवार के अधिकांश लोगों की हत्या हो गई। हसीना उसमें बच गई थी। 1977 में मेजर जनरल जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने और उन्होंने संविधान में से सेक्युलर शब्द को बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना का साथ देने वाले संगठन जमाते इस्लामी पर बैन हटाया। जमात देश में शरिया लागू करना चाहती थी, तब की बात है। अब भी उनके विचार कुछ कुछ इसी तरह के हैं। 3 साल बाद ही जियाउर रहमान की हत्या हो गई, लेकिन उनके जाने के बाद भी कट्टरपंथ बढ़ता रहा। 1988 में बांग्लादेश की सैनिक सरकार ने इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। 1991 में दोबारा चुनी हुई सरकार आई, लेकिन सत्ता की चाबी मिल गई जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया को, और उनके शासन के दौरान अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी। दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके एक दिन बाद ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़क गए। ढाका में इंडिया ए और बांग्लादेश के बीच चल रहे मैच में हिंसक भीड़ घुस आई। बड़ी मुश्किल से तब खिलाड़ियों को वहां से बचाया जा सका था। 2001 में बीएनपी जब सत्ता में फिर वापस आई, खालिदा जिया की पार्टी, तब चुनाव के बाद हुई हिंसा में 200 से अधिक हिंदू महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हुआ था। 2009 में शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनी, तब जाकर इन मामलों की जांच हुई और मालूम चला कि और ज्यादा महिलाओं के साथ ये वाहियात घटना हुई थी। बांग्लादेश में आज भी जियाउर रहमान की पार्टी बीएनपी और उनके द्वारा बैन से आजाद की गई जमात पर अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगता है, खास तौर पर जमात के युवा संगठन शिविर पर। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के अलावा बांग्लादेश में कट्टरपंथी भी धीरे धीरे सिर उठाते जा रहे हैं। 2017 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बाहर लेडी जस्टिस की प्रतिमा हटाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। इसके पीछे हिफाजते इस्लाम जैसे संगठन थे जो इस्लाम की एक कट्टर व्याख्या के पक्षधर हैं। शेख हसीना की समस्या ये भी है कि वो इस तरह के संगठनों पर जब सीधी कार्रवाई करने जाती हैं तो उनके अपने देश में उन्हें एंटी इस्लाम कहा जाता है, और जब अगर नहीं करती हैं तो उनके देश की संप्रभुता पर सवाल उठने लगता है। भारत से भी इस बार कुछ इसी तरह के रिएक्शंस आए हैं, आपको सुनना चाहिए। पिछले दिनों बांग्लादेश के ढाका में स्थित राधाकांत के प्रसिद्ध मंदिर में गौरा पूर्णिमा की जब तैयारी चल रही थी, तब 200 जिहादियों ने जिस प्रकार वहां पर हमला किया, मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की, उपस्थित भक्तों के साथ मारपीट की, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पहली बार नहीं हो रहा। शायद ही कोई ऐसा उत्सव बांग्लादेश में होता होगा जब हिंदू सहमता नहीं होगा, जब डर के साए के अंदर वो अपने उत्सव का आयोजन न करता हो। बांग्लादेश का प्रशासन, वहां की सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है। हिंदू कब तक वहां पर इस प्रकार की स्थिति में जीता रहेगा, कब तक उस पर अत्याचार होते रहेंगे, कब तक मंदिरों पर हमले होते रहेंगे, और जब भी हमले होंगे वहां की सरकार हमेशा कहेगी पिछली बार की तरह कि यह हमको बदनाम करने का प्रयास है जो इसका प्रचार किया जा रहा है। कम से कम बांग्लादेश के मामले में यूएनओ और मानवाधिकार संगठनों को आगे बढ़कर इस पर पहल करनी चाहिए, एक जांच बैठानी चाहिए किस प्रकार के अत्याचार बांग्लादेश के निर्माण से लेकर अब तक हिंदू समाज पर होते रहे हैं। और भारत सरकार को भी उतनी ही चिंता अवश्य करनी चाहिए जितनी अफगानिस्तान या पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर करते हैं। बांग्लादेश के अंदर ये वाकया पहली बार नहीं हुआ। अब से कुछ अर्सा पहले भी इस तरीके का वाकया हुआ था। इसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके कारण, उसके रिएक्शन में हमारे यहाँ हो रहा है। हमें इस पे भी विचार करना पड़ेगा कि जिस तरीके की नफरत भारतीय जनता पार्टी भारत में फैला रही है, उसका रिएक्शन दुनिया के दूसरे कोनों में होता है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी निंदा करना भारत सरकार को भी चाहिए,
हम भी उसकी सख्त निंदा करते हैं। आरोप प्रत्यारोप से इतर ये बात तो मार्के का सत्य है ही कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगातार घटी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 16.5 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8.5% है, जबकि 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बांग्लादेश में मुस्लिम और हिंदू दोनों मुख्यतः बांग्ला लोग हैं, यानी भाषा और सांस्कृतिक रूप से उनमें समानता है, खाना पीना ओढ़ना पहनना सब एक जैसा है, लेकिन धर्म की वजह से उनकी दूरियों का कट्टरपंथी लगातार फायदा उठाते गए हैं। बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1980 के दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% थी। 1947 में जब भारत पाकिस्तान की आज़ादी के साथ बांग्लादेश उस तरफ का पूर्वी पाकिस्तान बना, तब उस समय हिंदुओं की आबादी करीब 30% थी। करीब 4 दशकों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5 से घटकर 8.5% रह गई। बांग्लादेश सरकार के 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक एक दशक में हिंदुओं की संख्या में कम से कम 10 लाख की कमी आई है। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि भारत में हिंदुत्व की विचारधारा के उदय और 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद बांग्लादेश में कुछ लोगों के बीच नेशनल मुस्लिम आइडेंटिटी की भावना को बढ़ावा मिला है, उसे और मजबूती मिली है। हो जो भी, इस तरह की घटनाओं की सामूहिक रूप से निंदा जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अगर जाति धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाता है तो यह सरासर गलत है। इस मामले में बांग्लादेश सरकार सजग दिखने की कोशिश में है, क्योंकि मामला इस्कॉन मंदिर से जुड़ा हुआ है और इस्कॉन आप जानते ही हैं प्रभाव उसका पूरी दुनिया में है। इस्कॉन को हरे कृष्ण आंदोलन के तौर पर भी जानते हैं। दुनिया के कई मुल्कों में इसके करोड़ों अनुयायी हैं, काफ़ी प्रभावशाली लोग भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए सरकार छवि बचाने के लिए तेज कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद सख्त कार्रवाई होगी। देखना होगा कि उनका ये वादा पूरा होता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आज का दी 11 टॉप शो आपको कैसा लगा। अगर इसमें किसी सुधार की गुंजाइश आपको लगती है तो वो भी। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुभ रात्रि।